Assalamualaikum all students. This is the first video of my first chapter. जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि हम सीरीज़ वाइज हम जैसे जैसे चैप्टर्स हैं हम वैसे ही चलते जाएंगे। जैसे पहले हमारा डाइवर्सिटी था, दूसरा बायो एनर्जेटिक्स एंड तीसरे नंबर पर हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब मैंने जो रिसेंटली जो कवर किया है चैप्टर वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो मैंने सोचा पहले यही कवर कर लेते हैं हम, फिर बाद में आते हैं बायोडाइवर्सिटी पर और बायो एनर्जेटिक्स पर, क्योंकि वो जो बायो एनर्जेटिक्स है वो बहुत बड़ा लंबा है। इस वजह से मैंने सोचा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से कैरी ऑन करते हैं और सेल स्ट्रक्चर, तो ऐसे चलते जा रहे हैं। फिर हम लास्ट एंड में वो करेंगे चैप्टर्स कंप्लीट। हमारे पास पहले ही आता है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेकंड पे है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, थर्ड पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब देखें, ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सेल के लिए ज़रूरी है। जो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, हमारा सेल जो है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा नाइन्थ मैट्रिक में कि हमारा सेल 70 to 90% वाटर से बना है, वाटर से। बट क्या हो अगर हम वाटर निकाल दें हमारे सेल से, तो जो पीछे मटेरियल बच जाता है वो हमारा बना होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से। वो उसमें होते हैं हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे आते हैं बायोकेमिस्ट्री वाली ब्रांच में, जिसमें हमें बताया जाता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन कौन सी है, उसके एक्सप्लेनेशन कि वो कैसे बनते हैं, उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर जो भी होता है उनकी कंपोजिशन कितनी होती है। सॉरी मैं सिंधी हूँ तो बीच में तो उनकी कंपोजिशन कितनी होती है, ये सब जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बताया जा रहा है तो इसमें है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी ड्यू टू सम रीजंस। अब ये जो ब्रांच है ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, ये हमें क्यों पढ़ाई जाती हैं, दूसरी क्यों नहीं पढ़ाई जाती, दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो है ना हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया जाता है। जो आगे भी चैप्टर्स जो हैं इन पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको पहले मैंने इंडेक्स में दिखाया था जो कॉन्टेक्ट्स थे, उसमें मैंने बताया था कि प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ये जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहली जो अपनी वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि जो एक टॉपिक है प्रोटीन, लिपिड्स के, उसके बारे में जो जिस चैप्टर में होगा वो उस चैप्टर में वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन का टॉपिक दिया गया है, ज़रूरी नहीं सारी बातें इसमें लिखी हुई हों। तो फर्स्ट नंबर पोस्टुलेटेड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रोसेस कैरिड आउट इन अ सेल लिविंग organisms from construction of body structure to flow information from nucleus। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि प्रोसेस जो है वो कैसे हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये जो प्रोसेस हैं वो कैसे हो रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, और मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे बनते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। हम जो टॉपिक है मैंने पहले बताया, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है और जो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म। एंड नंबर सेकंड पोस्टुलेटेड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज़। अब देखें, हमें जो है ना पता होता है कि ये चीज़ ऐसे होनी है तो ऐसे ही होगी, तो अगर वो ऐसे नहीं हो रही तो हमें पता चल रहा है कि अब ये एबनॉर्मलिटी है,
इसमें कुछ ना कुछ हैं जिसकी वजह से ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही। तो इस वजह से हमें इसमें से वो भी पता चलता है कि एबनॉर्मलिटी जो है वो कैसे हो रही है, जिसके हम डिजीज़ का पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ हैं। And the number third postulate, the recent concept of technologies of biochemistry enable to investigate and understand most of the challenges, fundamental problems of biology and medicines. अब देखें, एक इसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम कोई चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब कोई सेल है वो कैसे ग्रो हो रहा है। हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। देखिए, एम्ब्रियो होता है, आपने पढ़ा होगा स्पर्म और ओवम के मिलने से एम्ब्रियो बनता है। को वो जो एम्ब्रियो होता है उसमें उन सेल्स को कैसे पता चलता है कि इससे आँख बननी है, इससे हाथ बनना है, ये सेल सेपरेट कैसे हो जाते हैं। ये ईच एंड सेल को कैसे पता चलता है कि आपका ये काम है और आपका ये काम है। ये सेल जो है इनकी ग्रोथ कंट्रोल कैसे होती है, एंड जो कैंसर के काजेस क्या है, या जो मेमोरी मैकेनिज्म है वो क्या है। और इस सारे सवालों के जवाब बायोकेमिस्ट्री हमें प्रॉपर वे में देती है। अब हमें नीचे जो है सेल की कंपोजिशन दी गई है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि all living organisms are structurally composed of cells. Living cells contain a living material called protoplasm. अब देखें हमारे जो ये सेल है इसमें जो न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इस दोनों को बोलते हैं मिलाकर प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब जो इसमें बताया गया है कि हमारा जो सेल है वो लिविंग मटेरियल का बना हुआ है, यानी ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये एक लिविंग मटेरियल है। अंडरस्टूड। अब द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म की जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं हुई परफेक्टली। हाउएवर केमिकल्स इज कंटेन्स 70 to 90% ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने बोला कि सेल में अंदर 70 to 90% पानी होता है। अब बोल रहा है कि अगर एवापोरेटेड, इफ़ वाटर इज एवापोरेटेड, अगर हम पानी निकाल लें तो जो रिमेनिंग मेस बच जाते हैं उसे हम सेल का ड्राई वेट बोलते हैं, जो कंसिस्ट करता है एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन पर। उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो लॉन्ग चेन होती है वो कार्बन की होती है, जिसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। which are types of organic molecules, so the compounds produced by living mechanism is called biomolecules। जो बोल रहा है कि वो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप। अब मैं इसमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसमें जो 6 एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब 6 में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड सल्फर ये आते हैं। अब ये जो मैंने पीछे बताया एलिमेंट 6, वो जो है 98% बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनसे बने गए हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, वेरिएबिलिटी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। अब जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 5 जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इनमें की जो टेबल दी गई है इनकी यूनिट्स और इन लिंकेज ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये एनी हाउ पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में भी आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड्स भी हैं। ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब इसमें बताया गया है कि जो पॉलीसेक्राइड है इनकी जो यूनिट्स हैं, मैंने आपको
मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि मोनोमर्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम वो नीचे पढ़ेंगे। अब ये जो यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दीवार होती है, एक दीवार एक क्या है, पॉली मैक्रोमोलिक्यूल, वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर इस ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ये किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है। अब दीवार किससे बनी होती है? ईंट से। अब ईंट जो है उसका वो मैक्रोमोलिक्यूल का मोनोमर है। ऐसे ही ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। इसके भी यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसे मोनोमर्स कहते हैं। अब ये मोनोमर्स हर मैक्रोमोलिक्यूल्स के अलग अलग होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेक्रेट्स, प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स, लिपिड्स की जो टाइप्स हैं उनके अलग अलग जो हैं मोनोमर्स हैं। जैसे टर्पिनोइड्स का आइसोप्रोनाइड्स यूनिट्स, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स जो हैं फैट्स एंड ऑयल्स के हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट एंड कोलिन। एंड जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो ऐसे न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यूनिट्स हैं। अब पता है क्यों? क्योंकि ये जो है दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, इस वजह से इनकी जो मोनोमर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। जिस कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को जोड़ दिया, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही प्रोटीन और लिपिड को जोड़ दिया, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया। इस वजह से जो है इनके मोनोमर्स वो डिफरेंट हैं। अब इनकी जो परसेंटेज है वो सेल्स में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है, उस वजह से इनकी जो कंपोजिशन है, इनकी परसेंटेज है वो डिफरेंट है हर सेल में, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब ऐसे ही अगर हम बट जो इनकी जो एक्चुअल यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे तो फिर इन्होंने नीचे कैसे दिया है बैक्टीरियल सेल, मैमेलियन सेल में, तो वो जो एवरेज निकाली गई है कि मतलब एवरेज बैक्टीरिया टू ह्यूमन टू एनिमल सेल जो है वो मैमेलियन सेल वो इतनी एवरेज हो सकती है। तो अब जो बैक्टीरिया में है उसमें देखें ये हमें टेबल दी गई है, और जो मैमेलियन सेल में ये टेबल दी गई हैं। अब अगर इसमें देखें कि वेरिएशन कहाँ आती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट मैमेलियन सेल में 4% है और 3 बैक्टीरियल सेल में 3%। उसके अलावा लिपिड्स और उसके अलावा डीएनए। अब डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में आप देखेंगे डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो इनमें ज़्यादा है। क्योंकि आपने अगर बैक्टीरिया वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जो है वो मतलब तकरीबन न्यूक्लिक एसिड का ही बना होता है, या डीएनए होता है उसमें या आरएनए होता है। ठीक है, इस वजह से इसमें वो उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर्स। अब जो आता है मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म स्ट्रक्चर कैरिड आउट फॉर ऑल एक्टिविटीज़ are large in size and highly organized molecule called macromolecules, which made up of large number of low molecular weight molecules of अब इसमें वही बात बताई गई है जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें बोल रहा है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो कैसे बनता है, वो मोनोमर्स से बनता है। वो छोटी छोटी सब यूनिट्स से मिलकर एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। तो हम पता नहीं कहाँ थे कि मैं ये बता रही थी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो मोनोमर से ही बनते हैं। अब एग्जांपल ये है कि अगर देखें, हमने ऊपर देखा कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। वो जो है अमीनो एसिड से बना है, यानी उसका जो मोनोमर है अमीनो एसिड है। अगर हम अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाएंगे तो एक बड़ी सी चैन बन जाएगी, उसे हम प्रोटीन का नाम दे देंगे। Got it? Macromolecules are constructed from monomers by a process that resembles coupling a rail cars onto a train.
The basic structure of each group macromolecule is very similar in all organism, bacteria to human. अब इसमें मैं शॉर्ट लिस्ट करके बताती हूँ कि इसमें बताया गया है कि अब जो प्रोसेस हैं वो हैं कंडेंसेशन, और इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं. अब ये इस प्रोसेस में क्या बताया गया कि दो मोनोमर्स कैसे एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं. अब देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए एक से ज़्यादा मोनोमर्स जुड़े, मतलब वो दो हों या दो से ज़्यादा मैक्रोमोलिक्यूल जो मोनोमर्स हैं, दो मोनोमर्स से के जुड़ने से मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बनता है, हमें उसमें ये बताया गया है कि बेसिकली जो हैं वो कंडेंसेशन प्रोसेस एक होता है, उसकी वजह से मैक्रोमोलिक्यूल बनता है. अब कंडेंसेशन प्रोसेस में होता क्या है कि इसमें से वाटर का रिमूवल होता है. एक ग्रुप में से, एक मोनोमर से OH ग्रुप जाता है और दूसरे में से H ग्रुप जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाता है और X में से हाइड्रोजन जाता है. या मतलब वाटर का निकलना, वाटर जो जैसे निकल जाता है, फिर उनमें से मैक्रोमोलिक्यूल बनता है. बेसिकली यहाँ पर आप अगर देखें कि ये जो वाटर है, ये वाटर निकाला गया है दो मोनोमर्स में से. एक में से OH ग्रुप आ रहा है और एक में से H ग्रुप आ रहा है. सॉरी, एक में से ये H ग्रुप आ रहा है और दूसरे ये H वाला ग्रुप, और दूसरे में से ये OH वाला ग्रुप. ये दोनों जो है इनका रिमूवल होता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. अब दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस. अब ये जो है रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन का. अब कंडेंसेशन में वाटर का रिमूवल जो जैसे होता है तो फिर मैक्रोमोलिक्यूल बनता है. अब इसमें से हाइड्रोलाइसिस में वाटर का एडिशन है जो मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ता है. ब्रेकडाउन है ना लिखा हुआ, प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर. अब देखिए ये याद रखें कि मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर भी बोलते हैं. अब इसमें से जो है सब यूनिट्स में यानी मोनोमर्स जो हैं उनका वो जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसमें से हो जाता है मोनोमर्स में हो जाता है. बाय एडिशन ऑफ OH मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. मतलब वाटर के एडिशन से हाइड्रोलाइसिस होती है. This process, a water molecule breaks into H or OH ions with the help of enzymes, whereas OH group to one monomer and H attached to another by breaking linkage bond between two monomers. During this bond breaking, energy is released and make available for other metabolic process. अब इसमें बोल रहा है कि ये जो है हाइड्रोलाइसिस, इस प्रोसेस में बेसिकली जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो छोटे छोटे मोनोमर्स में टूट जाता है. अब नीचे हमें यही बताया गया है कि जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल आर आइदर फॉर्म और ब्रोकन. अब ये इसमें बता रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें से जुड़ भी सकता है, टूट भी सकता है. अब जुड़ने का प्रोसेस जो है कंडेंसेशन कहा जाता है और ब्रेकडाउन का प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस बोला जा रहा है इसे. तो इसमें जो एनाबॉलिज्म